हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, हम फिर से आपके लिए एक अगला वीडियो लेके आ चुके हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इतिहास के स्रोत में जो हमारा एक बचा हुआ जो टॉपिक रह गया था, जिसका नाम है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो पीछे हम जो भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था जो साहित्यिक स्रोत पढ़े हैं, पुरातात्विक स्रोत पढ़े, और अब ये हमारा इसमें एक आखिरी वीडियो होगा जिसमें हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। इसके बाद फिर हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि विदेशी यात्रियों का विवरण यानी कि फॉरेन विजिटर्स जो भारत में आए हैं, उन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है, तो उस बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इनसे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और कई बार सवाल पूछा भी जा चुका है। जैसा कि आप पिछले यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी आप उठा के देखेंगे कि वहाँ पे सवाल पूछा जा चुका है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की जानकारी के संबंध में विदेशी या चीनी तथा अरबी यात्रियों के विवरण को प्रस्तुत कीजिए। तो इस तरह से वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं मेंस में। और प्री में भी आप जानते हैं कि यहाँ से कई बार सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन से जो विदेशी यात्री हैं वो किसके दरबार में या किसके शासनकाल में आए थे, या कौन विदेशी यात्री कहाँ से आया था और किसके बारे में वो चर्चा करता है। ठीक है, तो चलिए आज हम इसको शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और एक दूसरे के साथ शेयर करते रहिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या फिर जो कंटेंट है वो मिलता रहे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कमेंट आपको वीडियो की जो अवधि है, वीडियो का जो टाइम है, अगर हम इसको और बढ़ाते हैं तो ये कितना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट भी कवर करेंगे और वीडियो को हम आधे घंटे की बजाय 1 घंटा का वीडियो भी कर सकते हैं। 1 घंटा है, उससे ज़्यादा भी, जितना भी हो सकता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोत्साहित करते हैं तो हम आपके लिए और ज़्यादा एफर्ट करेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं। देखिए, विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में अगर बात करते हैं तो विदेशी यात्रियों में हम मुख्यतः 3 यात्रियों की या 3 जगह से आए हुए यात्रियों की चर्चा करते हैं, जिसमें पहले हैं यूनानी या रोमन यात्री। तो आप देखेंगे कि एक जो प्राचीन समय का इतिहास रहा है, उस समय जो यूरोप और आज का जो रोम और वो साम्राज्य है, वो पूरा एक ही साम्राज्य में बसा हुआ था। तो वहाँ से आने वाले जो यात्री हैं उसमें कुछ रोमन और कुछ यूनान से आए हैं, तो उन दोनों को हम यहाँ पे साथ में देखेंगे। दूसरे यात्री हैं चीनी यात्री। तो चीनी यात्रियों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है भारतीय इतिहास के संबंध में। जैसे कि आप कुछ नाम जानते हैं, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, माकवेलिन। तो ये कुछ इस तरीके से जो विदेशी यात्री हैं वो भारत में आए हैं। उन्होंने भारत में क्या भूमिका निभाई और भारत के बारे में किस प्रकार से क्या क्या वर्णन किया है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके बाद अरबी यात्रियों के बारे में भी आप जानते हैं। तो अरबी यात्री यानी कि जो अरब देशों से आए थे, ईरान से, फारस से, अरब क्षेत्रों से, तो वो अरबी यात्री कहलाएंगे। तो इसके संबंध में हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें यूनानी यात्रियों की, यूनानी या रोमन यात्रियों की, तो इनको हम 3 सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला सेक्शन है सिकंदर से पहले। सिकंदर से पहले भारत आने वाले यात्री। भारत आने वाले यात्री, तो मतलब हमने यहाँ पे आधार बनाया है सिकंदर के भारत पर आक्रमण को। तो जब भारत में सिकंदर का आगमन हुआ या सिकंदर का जो आगमन हुआ भारत में, तो वहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि उसको हमने एक आधार बनाया कि उससे पहले कौन कौन भारत में आया था, यूनान से या रोम से, और दूसरा सिकंदर के साथ कौन कौन आया था। सिकंदर के साथ भारत आने वाले
यात्री या विदेशी। इसके बाद फिर है सिकंदर के बाद, सिकंदर के बाद भारत आने वाले विदेशी यात्री। तो इसको हमने 3 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। अब सिकंदर कब आया था, उसने क्या किया, किस प्रकार उसने विश्व विजेता बनने की कसम खाई, तो ये सारी चीजें हम तब पढ़ेंगे जब सिकंदर के फेज को पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे हम सिर्फ स्रोत यानी कि रिसोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो अभी सिर्फ हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सिकंदर से पहले आने वाले यात्रियों की अगर चर्चा करते हैं तो उसमें 2 यात्रियों का मुख्यतः नाम आता है। एक तो पहले है टेसियस, तो ये भी यूनान से ही आए हैं, यानी कि ग्रीक, यूनान को ग्रीक बोला जाता है इंग्लिश में। तो टेसियस जो है वो यूनान से आए हैं। इसके बाद हेरोडोटस, तो हेरोडोटस भी यूनान से ही आए हैं। तो ये दोनों यात्री सिकंदर के आने से पहले भारत में आ चुके हैं, ठीक है। तो इनकी चर्चा हमें भारत में सिकंदर से पहले मिलती है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि टेसियस जो था ये भारत में उस समय यूनान का जो व्यापार होता था उस संबंध में चर्चा करता है, मतलब इसका संबंध भारतीय व्यापार से है, भारतीय व्यापार तथा उसकी सामाजिक स्थिति की चर्चा। तो टेसियस के जो कुछ लिखे गए इंस्क्रिप्शंस या किसी तरीके के जो कुछ यहाँ पे जो हमें अवशेष या फिर कुछ उसके द्वारा बातें लिखी गई हैं या बताया गया है, तो उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि भारत से रोमन साम्राज्य का या यूनानी साम्राज्य का व्यापार किस प्रकार होता था तथा उसकी सामाजिक स्थिति, भारत की जो सामाजिक स्थिति थी वो किस प्रकार की थी, तो उसके बारे में इससे चर्चा मिलती है। वहीं हेरोडोटस जो हैं इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, इनकी एक बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। तो इस हिस्टोरिका में इन्होंने इतिहास लेखन की शुरुआत की है और इसके संबंध में, इस पुस्तक में भारत के संबंध में इतना ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन इतिहास की जानकारी प्राप्त करने की जो शुरुआत है वो इसी से हुई है। मतलब इसको कह सकते हैं कि ये इतिहास की प्रथम पुस्तक जो लिखी गई है हिस्ट्री के आधार पर, ठीक है। तो हेरोडोटस ने इतिहास की जो प्रथम पुस्तक लिखी है, फर्स्ट बुक जो लिखी है हिस्ट्री, उसको लिखा है हिस्टोरिका में। और उसने अपने विश्व के संबंध में उसका जो भी विचरण रहा, जो भी उसने देखा या जो भी उसे समझ आया, उसने सारी चीज़ों को उसमें लिखा है। जैसे कि उसका जो एक युद्ध हुआ था, पेलोपोनेशियन का युद्ध, शुरुआत में पहले वीडियो में हमने उस पर चर्चा की थी, ठीक है। तो उसमें हमने बताया था कि हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है। ये इतिहास के पिता के रूप में जाने गए हैं और इतिहास के पिता के रूप में इन्होंने इतिहास लेखन की शुरुआत की, जिसमें इनकी पहली पुस्तक रही हिस्टोरिका। तो इस हिस्टोरिका पुस्तक में उन्होंने अपने जो कुछ युद्ध उनके साथ हुए, जिन्होंने उनमें विजय प्राप्त की, या फिर उसके आसपास व्यापार और कुछ आसपास की जो जानकारियां उन्हें थी, उसके संबंध में उन्होंने उस पुस्तक में लिखा है। तो भारत के संबंध में भी यहाँ पर कुछ चर्चाएं की गई हैं, ठीक है। तो ये हमारे सिकंदर के भारत आने से पहले के कुछ यात्रियों का विवरण था। इसके बाद अब देखते हैं कि सिकंदर के साथ भारत आने वाले यात्री कौन कौन थे, लेकिन उससे पहले इसको नोट करिए। तो सारी चीज़ें आप साथ साथ नोट करते चलें, अपनी एक फेयर कॉपी में आप नोट्स बनाते चलेंगे हमारे साथ साथ, ठीक है। चलिए इसको नोट करें।
अब नेक्स्ट है सिकंदर के साथ भारत आने वाले यात्री। तो सिकंदर के साथ जो भारत आने वाले यात्री हैं उनमें जो कुछ यात्री थे उनमें एक तो नियार्कस, 3 यात्रियों का नाम मुख्यतः जाना जाता है कि भारत सिकंदर के साथ 3 यात्री, मीन्स ऐसे समझिए कि इसके साथ वैसे तो पूरी सेना थी, इसके साथ बहुत बड़े बड़े विद्वान भी थे, लेकिन सिर्फ 3 विजिटर्स का ही यहाँ पे नाम मुख्यतः योगदान जाना जाता है, जिन्होंने उस संबंध में जानकारियाँ जो अपनी पुस्तकों में या अपने कुछ लिटरेचर्स में लिखने की कोशिश की है। तो जिसमें कि पहले हैं नियार्कस, पहले नियार्कस हैं, दूसरे हैं आने सिक्रेटिस, और तीसरे हैं अरिस्टोबुलस। सवाल पूछा जा चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। नियार्कस, आने सिक्रेटिस और अरिस्टोबुलस, तो ये तीनों यात्री हैं जो सिकंदर के साथ भारत आए थे। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय सिकंदर जब अफगान क्षेत्र को, अरब क्षेत्र को, अफगान क्षेत्र को जीतता हुआ आ रहा था, तो इसको अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको अलेक्जेंडर बोलते हैं। तो ये अलेक्जेंड्रिया वाले क्षेत्र से आया और उसी वहाँ का ये राजा था, ठीक है, तो वहाँ का युवराज था, और वहाँ से ही जिसने धीरे धीरे विश्व विजेता बनने की कसम खाई थी, मतलब ये पूरे विश्व को जीतना चाहता था। लेकिन ये एक ऐसा राजा नहीं था कि ये पूरे विश्व पे किसी तरीके का कब्जा नहीं करना चाहता था, इसकी सिर्फ एक इच्छा थी विश्व विजेता बनने की, जिसके आधार पे इसने, अगर किसी व्यक्ति ने या किसी राजा ने, आसपास के साम्राज्य ने खुद सरेंडर कर दिया हो या फिर इसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया हो, तो ये उस पर आक्रमण नहीं करता था, क्योंकि वो राज्य या वो क्षेत्र फिर उसके अंडर में ही माना जाता था या वो उसको एक विजयी रूप में देखता था। तो इसी तरह का सपना लिए हुए सिकंदर आगे बढ़ता रहा, और जब सिकंदर भारत की तरफ बढ़ा तो भारत की तरफ बढ़ने से पहले जब अफगान में उनका युद्ध हुआ तो अफगान वाले क्षेत्रों में उसकी सेना जो थी वो कुछ घायल हो चुके थे लोग और कुछ हार मान चुके थे, लेकिन सिकंदर ने अभी हार नहीं मानी थी। तो सिकंदर धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ता रहा, और जब हिमालय वाले क्षेत्र को, जो हिंदुकुश पर्वत और सुलेमान, किरथर जैसी पहाड़ियाँ जो हैं, उन्हें पार करके भारत में आना उनके लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति था। तो सिकंदर अपनी पूरी सेना के साथ भारत में प्रवेश तो कर चुका था, लेकिन उसके कुछ जो घायल सैनिक थे वो पहले से ही अफगान वाले क्षेत्र में रुक चुके थे, क्योंकि वो आगे नहीं जा सकते थे। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये हुई कि सिकंदर जहाँ से आया था तो उस क्षेत्र की जलवायु जो थी वो सर्द जलवायु थी, मीन्स वहाँ पे सर्दी का मौसम हमेशा रहता था। तो जब उसने हिमालय को पार किया, तो हिमालय को पार करने के बाद जब भारत में प्रवेश किया तो भारत की जलवायु अचानक से परिवर्तित हो गई, क्योंकि भारत में समय बदलता रहता है, मानसून बदलता रहता है, मौसम बदलता रहता है। तो उन्होंने जब भारत में प्रवेश किया तो भारत की जो जलवायु थी या भारत का जो मानसून था उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। तो इस तरह से सिकंदर की कुछ सेना जो थी वो धीरे धीरे बीमार हो चुकी थी और उनके अंदर बहुत बड़ी बीमारियां फैलने लगी थी। दूसरी चीज़ क्या है कि सिकंदर जब हिमालय क्षेत्र को क्रॉस करके आया था तो बीच में कुछ ऐसे नदियों वाले क्षेत्र में कुछ ऐसे पासिस, कुछ दर्रे पड़ते हैं, जैसे खैबर दर्रे से सिकंदर भारत में आया था। तो जब भारत में सिकंदर आया था तो उन दर्रों के बीच में नदियां बहती हैं, घाटियां हैं और बारिश वगैरह का पानी भरा रहता था, तो जिससे वहाँ पे कुछ मच्छरों और या फिर कुछ कीटों से कुछ होने वाली मलेरिया जैसी बीमारियां या कुछ ऐसी बीमारियां भी उस समय पे फैल चुकी थी, जिसके कारण एक बहुत बड़ी महामारी ने वहाँ पे एक भयानक रूप ले लिया और सिकंदर की सेना, बहुत सेना जो थी वो बीमार पड़ गई थी। और इस वजह से सिकंदर का जो एक सेनापति था नियार्कस, ये एक इतिहासकार भी माना जाता है इसको, और ये सिकंदर का सेनापति भी रहा है। सिकंदर की जो सेना थी उसका सेनापति रहा। तो सिकंदर के सेनापति ने सिकंदर से ये रिक्वेस्ट की कि अब हम आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो कई महीनों से लड़ते हुए आ रहे हैं और विश्व विजेता बनना है सिकंदर को।
ठीक है। तो उसके लिए वो इतना बड़ा योगदान करते आ रहे हैं, उसकी सेना आधी से ज़्यादा धीरे धीरे बीमार हो चुकी है और कुछ लोग घायल हो चुके हैं, तो अब इनकी हिम्मत आगे बढ़ने की टूट चुकी थी। तो सिकंदर का फिर बस भारत में जो आखिरी युद्ध हुआ पोरस के साथ, तो उस युद्ध में सिकंदर ने विजय प्राप्त की और उस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना ने, नियारकस ने पूरी तरह से मना कर दिया कि अब वो आगे नहीं जा सकते हैं। और उसी स्थिति में सिकंदर ने अपनी सेना के साथ वहां से वापसी कर ली। ठीक है। तो वहां पे उस समय जो भारत की जो एक ज्योग्राफिकल परिस्थिति थी या फिर भारत की जो व्यवस्था थी, भारत के राजा महाराजाओं की स्थिति या भारत का एक साम्राज्य या सामाजिक स्थिति थी, तो उसका इन्होंने नियारकस, आर्नेसिक्रिटीज और अरिस्टोबुलस, इन सभी ने मिलके वहाँ पे एक एनालिसिस किया, उसका एक सर्वे किया और उस आधार पे इन्होंने भारत का चरित्र चित्रण और वहाँ पे भारत को कैरेक्टराइज करने की कोशिश की है। ठीक है। तो ये सारे सिकंदर के साथ आए हैं। तो इन तीनों ने भारत को, इन्होंने भारत पर सिकंदर की विजय तथा जो उस समय भारत का राजा था पोरस की पराजय की चर्चा की है तथा भारतीय जलवायु व समाज तथा राजतंत्र की भी चर्चा की है। ठीक है। तो इनका काफ़ी बड़ा योगदान भारतीय इतिहास के जानकारी के लिए माना जाता है, क्योंकि यहाँ इन्होंने अपने स्पष्ट रूप से अपनी आंखों से सब कुछ देखा और उसको एब्जॉर्ब किया था, जिसके आधार पे इन्होंने अपने जो साहित्य लिखे, अपने कुछ लिटरेचर या फिर जो भी बुक्स लिखी हैं, उनमें इन्होंने वो जानकारी प्रस्तुत की है। ठीक है। तो ये हुए सिकंदर के साथ आने वाले यात्री। यहाँ सीधे सीधे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और जनरल कंपटीशन में यहाँ से इसको बहुत बार पूछा जा चुका है। आपको पूछ लिया जाता है कि सिकंदर के साथ भारत आने वाले यात्रियों में कौन शामिल नहीं था। अब 3 ये नाम दे दिए, एक चौथा नाम और ऑप्शन में डाल सकते हैं, तो वहां पे आप इन 3 को अगर याद रखेंगे तो आप चौथा आंसर आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। फिर देखते हैं हम सिकंदर के बाद भारत आने वाले जो यूनानी या रोमन यात्री थे वो कौन कौन रहे हैं। चलिए, सिकंदर के बाद भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में अगर हम विवरण करते हैं तो हम देखेंगे कि पहले यात्री का हम नाम लें तो वो है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। ठीक है। तो मेगास्थनीज जो हैं ये यूनानी जो राजा थे सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए थे। भारत और किसके दरबार में आए थे सेल्यूकस निकेटर? ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। भारत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो सेल्यूकस निकेटर ने इन्हें अपना राजदूत बना के, अपना एम्बेसडर बना के भारत में भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश की जानकारी के लिए। इनका जो मेन मोटिव था या जो इनका मुख्य उद्देश्य जो था सेल्यूकस निकेटर का, वो भारत में मगध साम्राज्य को कब्जा करना था और मगध साम्राज्य पे आक्रमण करके उसकी सारी परिस्थितियों को अपने अंडर में लेना था। तो उसके लिए इन्होंने मेगास्थनीज को भारत में भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य से मिलने के लिए और वहां से अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए।
तो इसी के संबंध में आगे चल के सेल्यूकस निकेटर सफल नहीं हुआ और बाद में धीरे धीरे इन्होंने बहुत सारी रणनीतियां और बहुत सारे षड्यंत्र रचे हैं, जिन्हें हम चंद्रगुप्त मौर्य के या मौर्य वंश के समय पे देखेंगे किस प्रकार से वहाँ पे क्या क्या समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ा था। ठीक है, तो अभी मेगास्थनीज जो थे ये भारत आए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और इन्होंने वहाँ पे काफ़ी चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि मौर्य वंश का समाज कैसा था, या मौर्य वंश के बारे में इन्होंने पूरी तरीके से जानकारी दी है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, अपनी एक पुस्तक लिखी इन्होंने जो पूरी तरीके से भारत के संबंध में थी, जिसका नाम था इंडिका। तो इंडिका पुस्तक लिखी, और इंडिका पुस्तक में इन्होंने संपूर्ण भारत में मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्रदान की है, या कह सकते हैं कि मौर्य वंश की जो समाज था या भारत की स्थिति मौर्य साम्राज्य के समय पे कैसी थी उसके बारे में इन्होंने संपूर्ण चर्चा की है। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि जो ये रियल पुस्तक थी इंडिका, वो पुस्तक पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, लेकिन उसको पढ़ने वाले जो कुछ इतिहासकार रहे हैं उन्होंने इसे कुछ पढ़ा है और उसके आधार पे अपने अलग अलग विभिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, अपने कुछ पुस्तकों में या अपने कुछ जो उनके साहित्य रहे हैं उनमें उसके कुछ अंश, उनके कुछ जो पार्ट्स हैं या कुछ बातें हैं उसमें लिखी गई हैं, जिसके आधार पे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि इंडिका में क्या लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद तो मेगास्थनीज हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट है डाइमेकस, इसको नोट करिए। तो आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड थे डाइमेकस। तो ये दूसरे विदेशी यात्री हैं, और इसके साथ इसकी जो है ये जो राजदूत थे ये थे एंटियोकस। सेल्यूकस निकेटर के बाद एंटियोकस के राजदूत, और ये भारत आए थे अशोक सम्राट के समय पर, अशोक सम्राट के साम्राज्य में। तो अशोक का जब समय था तो अशोक के समय या अशोक के दरबार में डाइमेकस आए थे जो एंटियोकस के राजदूत थे, और इन्होंने अशोक के शासन के संबंध में जानकारी प्रदान की है। अशोक के समय भारतीय समाज व साम्राज्य की जानकारी। तो इनसे हमें भारत में जो अशोक के समय किस प्रकार का साम्राज्य था, या अशोक का जो चरित्र था, या अशोक किस प्रकार से भारत को साम्राज्य या राज्य करता था भारत में, तो उसके संबंध में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जिनका नाम था डायनोसियस। तो डायनोसियस जो है ये भी एंटियोकस के ही राजदूत थे। एंटियोकस के राजदूत, और ये भी भारत में अशोक के समय पर ही आए थे। भारत में अशोक के समय, तो इन्होंने भी अशोक के समय को ही ऑब्जर्व किया है, और ये दोनों यात्री आए हैं सीरिया से। सीरिया उस समय यूनान
पूरा जो साम्राज्य होता था उसी को वहाँ पे सीरिया भी उसी के अंडर में आता था, यूनान या रोमन साम्राज्य के अंडर में ही आता था। तो एंटियोकस जो थे वो सीरिया के ही राजा थे या सीरिया के ही वहाँ पे सम्राट थे, और उन्हीं के राजदूत थे डाइमेकस और डायनोसियस। तो ये दोनों सीरिया से आए हैं एंटियोकस के राजदूत के रूप में, और दोनों ही अशोक के समय पर आए हैं। और इन्होंने अशोक के समय के जो भारत की स्थिति थी या भारत का समाज कैसा था या अशोक का साम्राज्य में किस प्रकार से वो चल रहा था, तो उसके बारे में चर्चा की है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट कुछ और भी यूनानी लेखक आए हैं, लेकिन उनका इतना महत्व नहीं है। तो ये अभी हम अगर एक एक करके सारों को पढ़ते चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ये कुछ इम्पोर्टेंट है, बाकी को हम धीरे धीरे जब कुछ टॉपिक उनके साथ आएंगे तो उन टॉपिक्स के साथ साथ हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे जो यूनानी या रोमन जो यात्री थे, विदेशी यात्री, उनके बारे में हमने अभी यहाँ पर देखा। ठीक है, तो इसको नोट करिए। अभी फिर हम देखते हैं चीनी यात्रियों को। चलिए, कुछ अन्य यात्री जो थे वो यूनान से जो आए हैं, या यूनान से या रोम से जो आने वाले कुछ अन्य यात्री थे, उनमें थे डियोडोरस, इनके आप नाम याद रखेंगे बस, डियोडोरस, स्ट्रैबो, प्लिनी, जस्टिन आदि। ठीक है, तो आप स्ट्रैबो का, प्लिनी का, इन दोनों का योगदान आप भूगोल में भी देखते हैं, ज्योग्राफी में। तो जो सोलर सिस्टम या हमारा जो यूनिवर्स है, वहाँ पे स्ट्रैबो का और प्लिनी का, इनका भी काफ़ी योगदान रहा है। तो हमारे सोलर सिस्टम के बारे में या ब्रह्मांड के बारे में भी स्ट्रैबो ने जानकारी प्रदान की है, तो उसके बारे में भी वहाँ पे देखते हैं। चलिए, तो हमारे रोमन यात्री हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं चीनी यात्रियों का विवरण। चलिए, तो चीनी यात्रियों में मुख्यतः अगर हम बात करें तो तीन या चार यात्रियों का नाम मुख्यतः आता है। उसके अलावा कुछ और भी यात्री रहे हैं, उनके नाम हम सिर्फ देखेंगे, उनके बारे में ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अगर देखें तो इसमें जो हुएनसांग, या पहले फाहियान की बात करें तो फाहियान, फिर हुएनसांग, इत्सिंग, मात्वेलिन, तो ये कुछ प्रमुख चीनी यात्री हैं जिनका विवरण हम देखते हैं, जिनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्रदान करेंगे। और इसके अलावा कुछ अन्य यात्री भी रहे हैं जो चीन से आए हैं, जिसमें अन्य यात्रियों में जैसे कि शुंगयुन था, शुंगयुन। ठीक है, इसके अलावा कुछ सुमाचिन और ये चाओजू और आदि कुछ और भी रहे हैं, लेकिन ये कुछ खास इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। मुख्यतः चीनी यात्रियों में इनका नाम ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो पहले जो फाहियान है, तो फाहियान के बारे में अगर हम देखें तो फाहियान जो हैं वो लगभग 300 या लगभग आप देखेंगे कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में आए थे। और उस समय इन्होंने भारत की दशा का विवरण किया है, भारत की दशा का विवरण इन्होंने दिया है। और ये जो आए हैं, ये भारत आए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्त सेकंड थे, यानी कि गुप्त वंश में
तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, तो आप समझ सकते हैं कि जब ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए हैं तो इन्होंने गुप्त साम्राज्य से संबंधित जानकारी ज़्यादातर प्रस्तुत की होगी, और उसमें भी जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रहे हैं उनके साम्राज्य के संबंध में ज़्यादातर जानकारियां प्रदान की हैं। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि इनका जो मुख्यतः चीनी यात्रियों का जो भारत आने का मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था। जब आप देखते हैं कि भारत से बौद्ध धर्म जनरेट हुआ है, मतलब बौद्ध धर्म का विकास भारत में हुआ। बौद्ध धर्म का विकास कहाँ हुआ? भारत में हुआ। लेकिन बौद्ध धर्म भारत से उसके पड़ोसी देशों में आसपास, जैसे कि चीन में, तिब्बत में, है ना, और आगे मंगोलिया में और आदि देशों में जैसे श्रीलंका में, तो वहाँ पे ज़्यादा विस्तार पाया जाता है वर्तमान समय में। तो चीन देखेंगे कि चीन की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, और जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो बौद्ध धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो चीन में हैं। तो उस समय भी चीन जो था वो भारत के जो बौद्ध धर्म था उस बौद्ध धर्म से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो उन्हें सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य था, वो चाहते थे कि चीन बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा गढ़ या बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनना चाहिए। तो इसी के कारण उन्होंने मुख्यतः भारत से जितने भी जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ थे या जो भी रचनाएं थी उनकी कोशिश की उन्होंने कि भारत से वो सारे ग्रंथ, सारी रचनाएं या बौद्ध धर्म के संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो भी है उसे सब चीन में लाया जाए। ठीक है, तो इसलिए चीन के यात्री भारत की तरफ आते थे, और भारत में कुछ समय तक वो भारत में शिक्षा भी ग्रहण करते थे। जैसे कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय जो जब उसकी स्थापना हुई थी तो उसका मुख्य उद्देश्य केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान करना था। तो आप समझ सकते हैं कि उस पूरी यूनिवर्सिटी में या नालंदा विश्वविद्यालय में पूरा जो वहाँ पे बुक्स या पूरे जो वहाँ पे जो शिक्षा दी जाती थी तो वो सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित थी। तो जब फाहियान भारत में आया था तो बाकी भी ये इसी तरह से आए हैं, बाकी फाहियान हुए, शांग, तो इनका भी सबका यही मकसद था। तो वो सब जब आए तो पहले वो नालंदा यूनिवर्सिटी में कुछ सालों तक यहाँ पे उन्होंने स्टडी भी किया, पढ़े भी, और फिर यहाँ पे एक आचार्य के तौर पे या एक बौद्ध गुरु के रूप में भी उन्होंने यहाँ पे कार्य किया है। और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रही है कि भारत से बौद्ध धर्म की जितनी जो शिक्षा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा वो चीन लेके जा सके। ठीक है, तो उसी के उद्देश्य से फाहियान भारत आया था, और फाहियान ने भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा को ग्रहण करना और उसे बौद्ध ग्रंथों को ज़्यादा से ज़्यादा चीन की तरफ ले जाने की बात यहाँ पे की। ठीक, तो इनका जो मेन मकसद क्या रहा था फाहियान का, तो ये यहाँ पर बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करने तथा चीन ले जाने के लिए आए थे। और जब यहाँ पे वो रहे हैं काफ़ी समय तक तो उन्होंने भारत की दशा का, मतलब उस चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे भारत की क्या दशा रही है तो उसके बारे में भी विवरण दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य को या गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है प्राचीन भारत का, या प्राचीन भारत का गोल्डन एज भी कहा जाता है। तो ऐसा कहने का जो विवरण या इस बारे में जो चर्चा की है वो फाहियान ने ही की है। ऐसा समझा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो इतना ज़्यादा एक ऐसा हो चुका था कि वहाँ पे बिल्कुल भी चोरी, बिल्कुल भी करप्शन या कुछ भी नहीं था, सब कुछ खत्म हो चुका था। तो उसमें समझा जाता था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में एक बूढ़ी औरत भी अपने साथ बहुत सारे गहने, जेवरात या कोई भी सोना चांदी किसी भी तरीके की वस्तु लेके जा सकता था। किसी को किसी भी प्रकार का उसके साम्राज्य की सीमा में कोई प्रकार का लॉस या किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था।
अगर किसी दूसरे साम्राज्य का भी कोई व्यक्ति उसके दरबार से गुजरता था तो उसके खुद सैनिक उसके साथ जाते थे और उसे अपने साम्राज्य की सीमा के बाहर तक खुद छोड़ के आते थे, ताकि उसके साथ किसी प्रकार का कोई भी दुर्घटना ना हो। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इस बारे में ऐसी चर्चाएं जो फाहियान ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में की हैं, इसके बारे में बताई हैं। तो वही कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो बहुत ही ज़्यादा एक स्वर्ण युग रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में जब मौर्य वंश पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम ज़्यादातर जानकारी प्रदान करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है और ऐसे क्या क्या कार्य और भी रहे हैं जो गुप्त साम्राज्य में या गुप्त वंश के समय पे भारत में किए गए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो है ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग के बारे में सीधा सवाल पहले पूछा जाता है कि ह्वेनसांग किसके दरबार में भारत आया था। तो जैसे फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया, इसी तरह ह्वेनसांग फाहियान के बाद, मतलब गुप्त वंश जब खत्म हो चुका था तो उसके बाद भारत में वर्धन वंश आया और उसमें हर्षवर्धन राजा थे। तो इन्होंने हर्षवर्धन के दरबार में अपनी प्रेजेंटेशन दी या अपने आप को प्रस्तुत किया था। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आए थे और हर्षवर्धन के दरबार में भारत आने का इनका भी मेन उद्देश्य यही था कि बौद्ध धर्म की शिक्षा और बौद्ध धर्म को भारत से चीन में ज़्यादा से ज़्यादा लेके आना। तो इनके बारे में ह्वेनसांग के बारे में ऐसा बताया जाता है या ऐसी चर्चा है इतिहास की पुस्तकों में कि ह्वेनसांग जब भारत आना चाहते थे तो वो एक स्टूडेंट लाइफ में ही थे और वो जब भारत आना चाहते थे तो उनको भारत आने से उनके जो राजा थे उस समय, चीन के जो राजा थे, उन्होंने मना किया। वो उन्हें भारत नहीं आने देना चाहते थे, मतलब भारत आने के लिए जो परमिशन की ज़रूरत होती थी तो वो परमिशन उन्हें नहीं दी गई। तो वो कहते हैं कि वो पैदल वहाँ से चले और चोरी छिपे चीन की सीमा से बाहर निकले और चीन की सीमा से बाहर निकलकर भारत, इधर चीन से अफगानिस्तान और इधर वाले सीमा के क्षेत्र से होते हुए उन्होंने भी भारत में प्रवेश किया। और भारत में जब वो आए तो पूरे भारत का भ्रमण करते हुए धीरे धीरे वो हर्षवर्धन के साम्राज्य में पहुंचे। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य में आने के बाद, मतलब वहाँ पे क्या हुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था मगध साम्राज्य में उस समय, तो नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने कई सालों तक, कई वर्षों तक शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद शिक्षा ग्रहण करने के बाद हर्षवर्धन के द्वारा उसे वहीं का एक आचार्य नियुक्त कर दिया गया। जिसके बाद वहाँ पे आप देखते हैं कि ह्वेनसांग ने जब वहाँ आचार्य नियुक्त हुए तो उसके बाद बौद्ध धर्म के संबंध में एक संगीति हुई थी, मतलब उनका एक सम्मेलन भी हुआ था जिसको 5वीं बौद्ध संगीति कहा जाता है। ठीक है, जो कि किसके साम्राज्य में हुई, हर्षवर्धन के साम्राज्य में हुई थी और उसका जो अध्यक्षता जो की थी उसकी, वो ह्वेनसांग ने ही की थी। ठीक है, तो उसके समय पर बुलाई गई थी। वैसे जनरली आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई हैं, लेकिन इन 4 संगीति में एक 5वीं संगीति भी हुई थी जिसका इतना ज़्यादा नाम प्रचलित नहीं हुआ और वो 5वीं संगीति हर्षवर्धन के कार्यकाल में हुई थी जिसकी अध्यक्षता ह्वेनसांग के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो चलिए ये ह्वेनसांग की स्थिति हुई। तो ह्वेनसांग किसके दरबार में भारत आए थे, हर्षवर्धन के दरबार में, और उन्होंने भी बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया और बौद्ध धर्म के संबंध में, बौद्ध धर्म से भारत के आचार्य भी बने भारत में बौद्ध धर्म के, नालंदा विश्वविद्यालय के, और वहाँ पे स्टूडेंट भी रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इत्सिंग। तो इत्सिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इत्सिंग जो थे ये आए थे नालंदा विश्वविद्यालय में, और नालंदा और विक्रमशिला, मतलब ये भी हर्षवर्धन के ही कार्यकाल में भारत आए हैं। मीन्स ये भी हर्षवर्धन के समय ही भारत आए और सेम कार्य इनका भी हुआ, ये नालंदा में और प्लस विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो आप
सवाल का आज एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में आप जवाब बताएंगे कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी। सवाल पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में, पीसीएस में भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कई बार क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो इत्सिंग, फिर उसके बाद मात्वेलिन। तो मात्वेलिन जो है, मात्वेलिन भी चीनी यात्री हैं और इन्होंने हर्षवर्धन के संबंध में जानकारी प्राप्त प्रदान की है। ये भी मतलब हर्षवर्धन के ही समय पे भारत आए थे। तो ये 3 यात्री हर्षवर्धन के समय भारत आए हैं और इसने, मात्वेलिन ने हर्षवर्धन का पूर्वी अभियान की चर्चा की है। मतलब हर्षवर्धन ने जो भारत के पूर्वी क्षेत्रों को जीता था उनके बारे में चर्चा की गई है। जैसे कि आप देखेंगे कि जब वर्धन वंश आया था तो वर्धन वंश का मुख्यतः जो रहन सहन या जो एक मेन गढ़ था वो आज जो पाकिस्तान का पेशावर और ये क्षेत्र है तो वहाँ पे हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि ग्रह वर्मा और इनके साथ, ग्रह वर्मा के साथ अपनी बहन की इन्होंने शादी करा दी थी, जिसके बाद जो मगध, जो ये साम्राज्य था कन्नौज और यहाँ का जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य में उसकी बहन और उनके जो ग्रह वर्मा थे हस्बैंड, उनके साम्राज्य में विस्तार था और उसकी ग्रह वर्मा की हत्या कर दी गई थी। धीरे धीरे पूर्वी साम्राज्य जो बंगाल और ये क्षेत्र थे उसको गौड़ साम्राज्य कहते थे, बंगाल साम्राज्य, तो उनके बीच में मतभेद की वजह से ग्रह वर्मा को मारा गया और ग्रह वर्मा के मरने के बाद उसकी बहन जो थी हर्षवर्धन की, तो वो भी जंगलों में भटकती रही और इधर उधर उसको फिर बाद में कुछ समय के लिए उसे बंदी भी बना के रखा गया था और वो फिर जेल से निकल के भाग के वहाँ से कुछ समय जंगलों में रही। तो इस चीज़ का वहाँ पे बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने गौड़ साम्राज्यों पे वहाँ पे आक्रमण किया था, जिसको हर्षवर्धन का पूर्वी अभियान कहा जाता है। तो भारत के पूर्वी राज्यों को, पूर्वी क्षेत्रों को जीतने के लिए हर्षवर्धन ने एक ये अभियान चलाया था। तो उस पूरे अभियान के बारे में चर्चा करते हैं मात्वेलिन, तो इन्होंने उसके बारे में बताया है, ठीक है। तो उसके बाद फिर कुछ यात्री ये हैं, सुंगयुन, सुमाचिन, जाओचिन। तो ये इतने ज़्यादा खास महत्वपूर्ण नहीं है, जिसमें ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो चलिए, ये हमारा चीनी यात्रियों का विवरण भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं अरबी यात्रियों का विवरण। तो इसको नोट कर लीजिए और फिर हम शुरू करते हैं अरबी यात्रियों का विवरण। तो आज के वीडियो में आपका विदेशी यात्रियों का विवरण या प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को हम पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। चलिए, अरबी यात्री। तो अरबी यात्रियों को आप देखेंगे तो अरबी यात्रियों का मुख्यतः प्राचीन भारत के संबंध में इतना अधिक योगदान नहीं मिलता है। अरबी यात्रियों का योगदान मुख्यतः जब मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है तो उस समय पे अरबी यात्रियों का योगदान देखा जाता है। परंतु इसमें हम अगर देखेंगे अरबी यात्रियों में तो कुछ नाम इसमें फेमस हैं, जैसे कि सुलेमान, अल बरूनी, अल मसूदी, ठीक है। सुलेमान, अल बरूनी, अल मसूदी आदि कुछ यात्री जो हैं ये कुछ प्रमुख रहे हैं। अब इसमें भी अगर आप देखते हैं तो जो सुलेमान था वो पाल वंश या प्रतिहार वंश के समय पे भारत आया था। एक तरफ वहाँ जो पाल वंश था, पाल वंश व प्रतिहार वंश, जो गुर्जर प्रतिहार वंश था, किस समय भारत में आया
और उनके बारे में इसने चर्चा प्रस्तुत की है। तो अर्थात आप कह सकते हैं कि इन्होंने पाल वंश के संबंध में, पाल वंश व प्रतिहार वंश की चर्चा की है। ठीक है। वहीं अल-बरूनी जो था, अल-बरूनी भारत आए थे महमूद गजनवी के समय पर। तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। सवाल पूछा जा चुका है कई बार, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा चुका है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया, तो किसके, महमूद गजनवी के साथ। दूसरे तरीके से सवाल पूछा जा चुका है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले विदेशी यात्री का या फिर एक लेखक का नाम बताइए। तो महमूद गजनवी के साथ आया था अल-बरूनी, और इसके द्वारा कुछ पुस्तकें, कुछ साहित्य लिखे गए हैं जिनका नाम है गुलरुखी, गुलरुखी या किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, या इसी को दूसरा नाम भी दिया गया है तहकीक-ए-हिंद। तो किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद का मतलब है कि ये पूरी जो पुस्तक है इसमें भारत के अर्थात हिंद के अर्थात हिंदुस्तान के बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें भारत के साम्राज्य तथा उस समय की भारतीय स्थिति की चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए ये हुआ। इसके बाद कुछ जो जैसे कि अल-मसूदी है, तो अल-मसूदी की रचना है महरूल जहान। अल-मसूदी इसकी एक रचना या पुस्तक का नाम है महरूल जहान। तो महरूल जहान में आप देखेंगे यहाँ जहान का मतलब पूरे विश्व से है। तो अल-मसूदी को माना जाता है कि लगभग ये विश्व के बहुत सारे बहुत बड़े बड़े एरिया जो उस समय पे जाने जाते थे, उन हर जगहों पे इसने अपना विवरण प्रस्तुत किया है और वहाँ पे इसका विचरण या घूमना फिरना भी रहा है, जिनके बारे में ये काफ़ी जानकारी रखते थे। ठीक है, तो उसके संबंध में कहते हैं कि इन्होंने भारत के साथ साथ विश्व के अन्य क्षेत्रों के बारे में भी, जैसे एशिया के बारे में या फिर एशिया के साथ साथ अफ्रीका के बारे में, चीन के बारे में, अमेरिका के बारे में, तो कुछ ऐसे क्षेत्रों के बारे में भी इन्होंने विस्तार से चर्चा करने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए ये हो गए हमारे जो विदेशी यात्री या अरबी यात्री। अरबी यात्रियों में कुछ मुख्य हैं, बाकी हम जो हैं जब हम मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे तो वहाँ पे हम बाकी को देखेंगे। इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण लेखक या महत्वपूर्ण विदेशी यात्री रहे हैं, लेकिन इतना अभी आपके लिए इनफ है, काफ़ी है। तो अगर सवाल अब आपसे पूछा जाए, अरबी यात्रियों का विवरण पूछा जाए या फिर चीनी यात्रियों का विवरण पूछा जाए या फिर जो रोमन या यूनानी यात्रियों का विवरण पूछा जाए, तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। अब आपके लिए एक सवाल मेंस के लिए हम यहाँ पे बताते हैं जो पीछे आया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को अपनी आंसर राइटिंग बुक में या अपनी जो कॉपी है उसमें लिखना है इसके संबंध में। तो क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन ऐतिहासिक स्रोतों के संबंध में चीनी व अरबी यात्रियों के विवरण पर प्रकाश डालिए। ठीक है,
तो इसको आपको लिखना है 250 वर्ड्स में, और ये आपका क्वेश्चन होगा 15 मार्क्स का यूपीएससी के लिए। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी के लिए है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक, आज का वीडियो हमारा पूरा हुआ।